हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। और सीटेट का जो पेपर है आपका एसएसटी का लगातार मैं ले रही हूँ। और इस क्लास की बात करूँ तो आपके जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पे आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पेपर में आ चुका है। और ये जो पेपर है ना, ये आपके 2021 और 2022 से लिए गए हैं, ठीक है ना। और इसी पैटर्न पे आपके जो पेपर हैं वो बन रहे हैं एसएसटी के। आप जानते हैं कि एसएसटी का पेपर जो कि यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, मैं लेकर आई हूँ इसको, ताकि आप सभी का 60 नंबर कहीं ना जाए, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। और आज का प्रश्न है पहला प्रश्न है आपका, मिले हुए साक्ष्यों का पुरास्थल के साथ मिलान कीजिए। पुरास्थल दिया हुआ है और साक्ष्य दिया हुआ है, तो इनका आपको क्या करना है, मिलान करना है। मैं इतना कर देती हूँ, दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो ये आमने सामने होना चाहिए, लेकिन ये नीचे है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बात करें अगर, तो गुफक जो है आपका गुफ कराल कश्मीर से आपको जो साक्ष्य मिला है, कौन सा साक्ष्य मिला है, गुफ कराल कश्मीर से। तो जो गुफकराल कश्मीर है, इसका संबंध किससे हो जाएगा, ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी और सुअर से। यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का आपका हो जाएगा दूसरा। जो आपका गेहूं और दलहन है, ये आपके उत्तर प्रदेश के महगढ़ से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और आपका बात करूँ मैं मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, तो ये आपका मिला है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। मिट्टी पे खुरों का चिन्ह ये आंध्र प्रदेश से मिला है, और आंध्र प्रदेश के हल्लूर से। लास्ट है आपका चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये आपको कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से मिला है, ठीक है। तो इसको हम अब नंबरिंग के हिसाब से लिख देते हैं, ताकि क्लियर आपको समझ में आ जाए। तो गुफ कराल का क्या हो जाएगा, पहला। महागढ़ा का हो जाएगा आपका दूसरा, और हल्लूर आंध्र प्रदेश का, यानी आपका जो मिट्टी पर खुरों के चिन्ह हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका हल्लूर आंध्र प्रदेश से मिला। और चौथा आपका मिला है चावल जानवरों के हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से मिला है। तो आमने सामने ही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आप यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है ज्वार बाजरा मवेशी बकरी सुअर हल्लूर, ये आपका कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। और आपका गेहूं और दलहन गुफ कराल कश्मीर महागढ़ उत्तर प्रदेश, मिट्टी पर खुरों की चिन्ह, ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है आपका, नोट करके। हल्लूर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, लेकिन कक्षा 6 में अगर बात करें तो ये कक्षा 6 के एनसीईआरटी की किताब में ये आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है, ठीक है ना। कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसकी खोज 1962 में नागराज राव ने की थी, ठीक है ना। किसने, नागराज राव ने किया था। हल्लूर की खोज की थी 1962 में, ठीक है। और कोल्डीवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है कोल्डीवा, यहाँ से चावल के और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। किस सिंधु घाटी में, लोथल में, गुफ कराल में, मेहरगढ़ या इनाम गाँव। मेहरगढ़ से आप जानते हैं कि चावल के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, है ना। और गुफ कराल से आपका जो है बकरी और जानवरों को पालने का साक्ष्य मिला है। जौ को बात करें यहाँ पे तो इनाम गांव हो जाएगा आपका, जहाँ पे वयस्कों को, ठीक है ना, वयस्कों को दफनाया जाता है सीधा जो है गड्ढे में सीधा लेटा कर, ठीक है। और सिर उनका किधर होता है, तो सिर उनका होता है उत्तर में, यानी ऊपर नॉर्थ में होता है उनका सिर। अगला प्रश्न है, ये कोल्डीवा है कहाँ पे, तो ये इनाम गांव, अच्छा है सॉरी, इनाम गांव आपका महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ठीक है ना। यह एक पुरास्थलिक स्थल है, और यह घोड़ नदी के तट पर है। कहाँ पर, घोड़ नदी के, लोथल गुजरात में है। और ये क्या था, उस टाइम का सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था,
ये जो है बंदरगाह था, इकलौता बंदरगाह था। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में है और मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यों में आपका जो साम्राज्य है, साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन दिए गए हैं। और इसकी अगर बात करूँ मैं तो कथन और कारण से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं। मैंने बताया, कल भी बताया था कि कथन और कारण के जो पैटर्न है आपके, यही सीटेट फॉलो कर रही है और इसी पे आपको भी काम करना है। ठीक है, बात करें पहले कथन की, तो पहला कथन है हमारे आज के क्लास का। पहला कथन इस प्रश्न का, सम्राटों को अधिक संसाधनों की ज़रूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा कथन दिया है, अच्छा कारण दिया है, क्योंकि करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। तो क्या ये बात सत्य है, कथन और कारण? ठीक है, तो इसमें अगर बात करूँ मैं तो पहला और दूसरा जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और जो आर है ना वो ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और जो कारण है वो भी सही है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित नहीं है? तो वास्तुकला से संबंधित नहीं है कौन? मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना, मेहराब के मध्य में डॉट जो अधिरचना है, डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर ढाल देती है। दूसरा है आपका, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। तीसरा है आपका, पितरा दुरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहती रखने की एक तकनीक थी। पितरा द्वार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर के अगर ये क्वेश्चन आता है जीएस, अगर एशियंट हिस्ट्री आती है तो ये प्रश्न आपका बनने का बहुत पूरा चांस होता है। बात करें अगले प्रश्न की, अच्छा यहाँ पे दूसरा जो आपका डी ऑप्शन है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर ढाल देती है। तो ये बात गलत है। आपका जो मैंने बताया पितरा दुरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की तकनीक थी, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 3 आपका सही था और बाकी सी आपका गलत था। तो ए और बी आपका सही था, डी भी सही था, लेकिन आपका जो सी है ये गलत था। ठीक है ना, पितरा द्वार के बारे में जो बताया गया है, दुरा के बारे में, वो गलत बताया गया है। तो ये मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर ढाल देते थे, ये बात सही है। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, ये बात भी सही है। दरवाजा और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना पर भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, ये बात भी सही है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अच्छा पितरा दुरा है क्या चीज़? तो बात करें अगर पितरा दुरा की, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पितरा दुरा कहलाता है। पितरा दुरा शाहजहां के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। उसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका यहाँ से 2 प्रश्न बनता है कि स्वर्ण युग काल जो है, स्वर्ण युग के जो है शासनकाल किसका था? तो स्वर्ण युग शासनकाल मुगल बादशाह शाहजहां का था। और पितरा दुरा क्या है? तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपका, तो ये ध्यान में रखेंगे। पितरा दुरा चलाया किसने? तो ये आपका शुरुआत किसने किया था? ये शाहजहां ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरैयर में, ठीक है ना, तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो ये आपका कौन करता था? सलिया करता था। जो सलिया था ये करता था चोल वंश के शासन के दौरान। तंजावुर और उराऊर में सलिया समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में आज भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो सलिया है समुदाय ये अभी भी पाई जाती है। जो चोल वंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के तक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। चोल काल में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे।
ठीक है ना। जो मंदिर होते थे वो शिक्षा के केंद्र होते थे। कई उद्योगों और शिल्पियों को मंदिरों के कारण आजीविका मिलती थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। ओके, थोड़ा सा आपको जो आपका ये क्वेश्चन के फॉन्ट है वो छोटे दिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका पैटर्न चल रहा है सीटेट का ना, कथन वाला, ये आपका फिर अगर इतना ना रखे ना तो ये पूरा नहीं आता है एक आपका एक स्क्रीन पे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ रहा है ताकि पूरा का पूरा विजिबल हो। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, मध्ययुगीन समय में जो विभिन्न प्रकार की थी, ठीक है ना, पूरे भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति उपमहाद्वीप में फली फूली। ठीक है, जो मध्ययुगीन समय था विविध प्रकार की थी, जो पूरे भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति उपमहाद्वीप में फली फूली। इसमें आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है ना, ये आपका दिया है ऑप्शन। यहाँ देखिए इतना लंबा दे रखा है, तो बताइए अब कैसे इसको एक साथ लिया जाए। इसलिए थोड़ा सा इसको मैनेज कर रहा जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, ये क्या हो गया, ब्लैंक। तो ये आपका ऑप्शन है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र। ये आपका किससे मिलेगा, तो आपका जो है व्याकरण और काव्यशास्त्र आपका हो जाएगा लीला तिलकम। ठीक है ना, लीला तिलकम का हो जाएगा। कहानी सुनाना ये आपका संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है आपका कथक से। ठीक है ना, कहानी सुनाना आपका कथक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विशिष्ट शैली। ये आपका चौथे में जाएगा, विशिष्ट शैली। और रही आपकी रस मंजरी, ये आपका जाएगा किस में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो ये लघु जो चित्र है ये आपका रस मंजरी में जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है, ठीक है ना, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और पहला, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखेंगे पहले का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, क्या हो रहा है, और तीसरे का आपका हो जाएगा क्या, चौथा। ठीक है, और चौथे का हो जाएगा आपका पहला। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फिर से मिलान की बात कर रहा है, और इसमें अगर मैं बात करूं, गोखर, लंगा और अरघुन, बलोची, गड्ढी, इनको मिलान करना है। एक बार हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस पे। बात करें यहाँ पे तो आपका पहले का तीसरा है और दूसरे का पहला है, सी का आपका हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा 2, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर तो गोखर का हो जाएगा, ठीक है, गोखर का हो जाएगा आपका तीसरा, यानी आपका पंजाब हो जाएगा। गोखर कहाँ पे है, पंजाब। ठीक है, गोखर का संबंध किससे है, पंजाब से। फिर आपका आता है लंगा और अरघुन। लंगा और अरघुन का संबंध आपका हो जाएगा मुल्तान और सिंध से, बलोची से संबंध हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा लंगा अरघुन। ठीक है, लंगा अरघुन की बात करूँ तो ये मुल्तान और सिंध से संबंधित है। ठीक, बलोची का अगर बताऊँ तो ये बलोची आपका हो जाएगा किससे, चौथा, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे कहाँ गया चौथा ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, जो बलोची है वो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो ये ऑप्शन थोड़ा ना आपका बड़ा हो जाता है। उत्तर पश्चिम और गड्डी जो होती हैं ये आपका आ जाएंगी कहाँ पर, पश्चिमी हिमालय में। ठीक है ना, गड्डी आपकी पश्चिमी हिमालय, यानी आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका पहला। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे।
अच्छा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन ध्यान में रखेंगे। मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका नील के काश्तकारों के समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित कथन और कारण दिया हुआ है, इनको पढ़िए और बताइए। तो नील विद्रोह की अगर बात करूँ, रैयतों ने नील की अभिकथन, तो यहाँ पर अगर बात करें 1859 जो खेती है, तो 1859 में खेती से इनकार कर दिया, किसने? रैयतों ने। ये आपका इधर आ गया है, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो जो रैयत थे नील के, ठीक है ना, जो रैयत थे बंगाल के रैयतों ने, ये आपके अभिकथन यहाँ से मैं हटा देती हूँ, अब हो जाएगा। जो बंगाल के रैयत हैं उन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, कब? 1859 में, और विद्रोह में खड़े हो गए। क्या ये बात सत्य है? क्योंकि वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए गए जा रहे दमन से थक गए थे। तो ऐसा नहीं है, आपका जो कथन है वो तो सही है, ठीक है ना, कथन तो सही है, लेकिन आपका जो कारण है वो गलत है। नील विद्रोह वो है जो कि आपका अपने जो है खेती का 1/, भूमि का 1/20 भाग देना पड़ता था उपजाऊ का। इसमें ज़बरदस्ती जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे किसानों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बंजर हो जाते थे ज़मीन, और बहुत सारी चीज़ें होने लगती थी। तो इससे क्या है, और एक बात और बता दूं, इसके पहले आपका बात करूँ, ये आपका हुआ था, ठीक है, 1859 में, और दूसरा आपका हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो आपका हुआ था नील विद्रोह के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ए आपका सी सही हो जाएगा, यानी ए आपका गलत है, यानी सॉरी, ए आपका सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कारण ये बात तो सही है इनका, ये जो वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए गए दमन से थक गए थे, दमन तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी ना होकर, क्योंकि कारण नहीं दिया है बल्कि उसने कथन ही बता दी है, दोनों कथन ही हैं, तो इसलिए आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो व्याख्या है वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। तो विद्यार्थियों ने कौन कौन से कक्षा में जो है 3 कथन बनाए, वो कौन सा हो जाएगा? बात करें यहाँ पे, हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील है, या फिर पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तीसरा है आपका, एक किताब पुस्तक लिखी, यानी एक किताब पुस्तक क्या, एक पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक विभिन्नताओं की आलोचना की थी। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो पुस्तक वाली बात है, ये तो बात सही है उनकी, ठीक है ना, ये बात सही है उनकी। ओके, तो इसलिए आपका, अच्छा इन्होंने क्या कहा है एक बार फिर से देखेंगे। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। तो ये पंडिता रमाबाई ने ही तो लिखा था ये पुस्तक, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है ना, उनकी ही है। ओके, यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने, ये दोनों ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हो जाएगा। विधवा गृह की स्थापना भी उन्होंने की थी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से काश्तकार का चंबुक किसने लिखा? तो काश्तकार का चंबुक किसने लिखा है? इनमें से किसने लिखा है? केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरोजियो, पंडिता रमाबाई। तो ये लिखा है ज्योतिराव फूले है ना, ज्योतिराव फूले ने लिखा है काश्तकार चंबुक, ठीक है ना, काश्तकार चंबुक ये किसका है? तो ये ज्योतिराव फूले का है। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, काश्तकार का जो चंबुक है पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने की थी, निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था,
और ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विरोध किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पाखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, स्त्रियां ओस दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल भी इन्होंने खोला था। तो ये सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं। ये पुस्तक आप ध्यान में रखेंगे। तो ये क्लास तो आपके लिए आज का जो है ना, यहाँ से आपको बीपीएससी तैयारी की तैयारी भी हो जाएगी। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं ये तैयारी में पूछे गए हैं। आपका जाके देखेंगे तो आपका जो पंडिता रमाबाई हैं, तैयारी 3 में यहाँ से प्रश्न बना था, उनकी पुस्तक पूछा था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ए और बी कथन दिया है, वर्ण पे बताना है। ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्षों के वर्गों, ठीक है ना, ये वर्षों नहीं वर्गों हो जाएगा, निचले वर्गों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। ये बात तो सत्य है। ओके, ये बात सत्य है। बात करें यहाँ पे दूसरा कथन दिया है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए कथन और कारण को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राष्ट्रवादी आंदोलन पर पढ़ना है। राष्ट्रवादी की बात करें, कथन दिया है 1580 के बाद, कब? 1580 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। दूसरा कारण है क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों भारतीयों को नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो भारतीयों का नहीं हो सकता। ये बात अगर सही है तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए और बी आपका क्या है, दोनों ही ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरेंज करने निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध करें। और साइमन कमीशन की बात करें तो ये आपका देखिए सन दिया ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्रम में रखना है। तो ऑप्शन तो ऐसे ही दे दिया ये, ठीक है, आंसर तो ऐसे ही दे दिया इसने। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका क्या हुआ था, फरवरी रोलेक्ट एक्ट आता है फरवरी 1919 में। उसके बाद आपका होता है क्या, खिलाफत आंदोलन चलता है मार्च 1919 में। उसके बाद आपका साइमन कमीशन आता है जो है नवंबर 1927 में। फिर आपका आता है दांडी मार्च यात्रा जो आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, पहला ये नंबर हो जाएगा, फिर आपका दूसरा नंबर, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे ए और आपका आ जाएगा चौथे नंबर पे कौन, तो चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा डी। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई। बात करें अगले प्रश्न की, आंसर दे ही दिया था तो उसका कोई वो है नहीं आपका। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जो मुद्दे हैं, तो मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, या वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, या वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, या वह निचली जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जो आपके वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु थे, इन्होंने मांग की थी तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बातें हैं। इन्होंने आमरण अनशन किया और 98 जो आपका 58 डेज था उस दिन इनकी मृत्यु हुई। इस आंदोलन के बाद 1 नवंबर यानी 1 अक्टूबर को आपका 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। पोट्टी श्री रामुलु में नमक
नथ सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल की सजाएं भी भोगी थी। आंध्र क्षेत्र के लिए अपने आत्म बलिदान के लिए श्री रामुलु को आंध्र क्षेत्र में यानी आंध्र प्रदेश में अमर होने के रूप में सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है और कारण दिया है। बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है, ये बात सत्य है। कारण दिया है सौरमंडल के सभी, क्योंकि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो कारण तो इसका सही नहीं है, कारण इसका सही नहीं है। बात करें यहाँ पे अच्छा, ये चीज़ आपका सौरमंडल के सभी 8 ग्रह के जो हैं सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं, ठीक है ना, जिस सर्कल में चलता है। तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे और व्याख्या भी ठीक है। ओके, हालांकि मुझे नहीं लगता ये, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, तो मान लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है आपका मिनट है उससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री जाएंगे तो आपका यहाँ पे 120 बन जाएगा, ठीक है, 120 बनेगा। तो ये आपका 12 के बाद आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2 मध्याह्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है। तो वास्तविक शक्ति का स्रोत हो जाएगा जनता। आदर्श लोकतंत्र में जनता का ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। तो ये बात अगर कहें तो रूढ़िबद्धता को कौन बताता है। रूढ़िबद्धता से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका ए और बी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। क्या लड़के नहीं होते, वो भी होते हैं। लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी होती हैं। तो ये ऑप्शन बी और ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूढ़िबद्धता की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार और या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आर्टिकल आपका 22 हो जाता है, आर्टिकल 22 हो जाएगा। 17 छुआछूत की भावना और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक की भावना और 25 में आपका आ जाता है धार्मिक रिलेटेड, ठीक है, धार्मिक से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर तो संविधान का अनुच्छेद 22 हिरासत निरोधक, ठीक है ना, हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक के तहत 4 आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला है राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रख रखाव तथा रक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा इस मामले में कर सकता है। आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकना, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, या फिर आपका सहकारी संघवाद की जो भावना है, भावना को मजबूती प्रदान करता है, या फिर आपकी बात करूँ मैं, ये आपका ऑप्शन है। और यहाँ पे बात करें तो तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, बी और आपका डी, ठीक है ना, ए, बी और सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप दिया है तीनों अंगों के हैं बीच सत्ता का संतुलन,
तो ये बात नहीं है कि ठीक है, ये बात सही नहीं है। आपका ABC सही हो जाएगा। तो ये था आज के 30 प्रश्न हमारे, यानी 20 प्रश्न आपका आज की क्लास का। कम ही प्रश्न रखा था मैंने। प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है आपको, ये कमेंट करके आप अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है अभी तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टीचिंग संस्था, ठीक है ना, टीचिंग संस्था, एक मिनट, ये सर्च करेंगे और लोगो भी आपको यही मिलेगा जो आपका जो है इस पे है दिया, ठीक है ना, चैनल पे, ठीक है ना। तो वो देखेंगे, आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं और बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं इस तरह। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।